एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम करेंगे एनजाइटी डिसऑर्डर्स। ये बड़ा अच्छा मतलब मज़ेदार टॉपिक है, आसान टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं। एनजाइटी क्या है? घबराहट। घबराहट का होना कैसे होता है? आपको हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें स्वेटिंग होती है, पसीने आ जाते हैं हाथों में। अगर एसी भी चल रहा होता है फिर भी पसीने आ रहे होते हैं। इस तरह की कोई कोई बात नहीं भी होती फिर भी फ़िक्रमंद हो जाना। कोई कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माँ है तो स्कूल की बस का वेट कर रही होती कि मेरा बच्चा ने इस टाइम आना है, तो वो कॉल करती है ड्राइवर को, ड्राइवर फ़ोन नहीं उठाता, फिर वो इतनी परेशान हो जाती है, उसको इतने स्वेटिंग। अगर फिर बच्चा घर भी आ जाता है फिर भी उसको काफ़ी देर तक उसकी सिचुएशन ख़राब रहती है। तो इस तरह के जो है ना, एक तो आम सी एनजाइटी होती है वो नहीं, इसमें घबराहट बड़ी अजीब सी घबराहट होने लग जाती है। हालांकि उसका जो फियर है वो ख़त्म भी हो जाता है फिर भी उसको घबराहट हो रही होती है काफ़ी देर तक। तो हम लोग जनरल फीचर्स की तरफ आते हैं। एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम होती है कि यही जो मैंने आपको बताया है कि किसी चीज़ को फियर है, उसका एक्सेसिव, उसको एक्सेसिवली बदल उसके आगे आगे सोचने लग जाती हैं कि ये ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ये वो इस तरह के। मैं घर में अकेली हूँ, क्या पता कोई चोर आ जाए, कोई मुझे मार दे, इस तरह की फीलिंग्स। मैनी ऑफ द एनजाइटी डिसऑर्डर जो है कि वो बचपन में शुरू हो जाते हैं और फिर उसको चलते रहते हैं अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। और एंजाइटी disorders are diagnosed when there is no other alternative explanation of fear। जब फियर की कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि वो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए कि चोर आ जाएंगे, मैं घर में अकेली हूँ, इस तरह के बहुत ज़्यादा एंजाइटी उसके अंदर होने लग जाती। तो हालांकि पता भी ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिक्योरिटी अलार्म्स लगे हुए हैं, फिर भी उसको बिला वजह की जो है ना डर उसके अंदर बैठे रहते हैं। और ज़्यादातर ये फीमेल्स में पाया जाता है। आप ज़्यादातर टेंस और एजी हो जाते हैं इसमें। हाँ, हर वक्त यही लगता है कि मैं डेंजर में हूँ, ख़तरे में हूँ, मुझे कोई मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, ये इस तरह के। नॉर्मल फियर एंजाइटी जो है वो डेवलपमेंट एज के साथ हमारी नॉर्मल फियर आती है, लेकिन जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव होते हैं, इसमें कुछ फोबियाज भी आ जाते हैं उन लोगों के अंदर। और ये इस तरह के फियर जो है ना ज़्यादातर ऑफन लास्ट फॉर 6 मंथ्स अगर उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए। अगर स्नेक से डर लगता है तो स्नेक के टॉय से भी फिर डर लगता है, इसमें एक एग्जांपल दी हुई है। फिर टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? सबसे पहले सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें जो कोई भी होता है वो अपना घर से वो घर से अपनी किसी भी पसंदीदा शख्सियत जैसे कि माँ है या बच्चा माँ से दूर नहीं होना चाहेगा, कोई भी इस तरह के ना, वो अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता, स्कूल जाते हुए उसको मसले होते हैं अपने। इतना इसमें होता है कि वो अपने फ्रेंड से मिलना पसंद नहीं करता, और वो घर पे भी अकेला या रूम में भी अकेला नहीं सो सकता। इसमें या ये बच्चे या कोई भी जो जिसको ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो अकेला नहीं रह सकता अपने घर में। ये अपने घर में रहेगा और अपने माँ बाप के साथ चिपक के रहेगा। ये उसको डर लगता रहता है कि मेरे माँ बाप कहीं ना चले जाए, मुझे छोड़ कर ना चले जाए, उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, मैं गुम ना हो जाऊँ। और ज़्यादा ये बच्चों में पाया जाता है, अमंग यंग पीपल, और लेकिन बड़ों में भी हो जाता है। और उसमें उनको बड़ों में ये होता है कि वो अपने स्पाउस के या किसी बच्चे के, उनको ये डर लगा रहता है कि ये मर जाएगा, ये हो जाएगा, मेरा मुझे डिवोर्स हो जाएगी, मैं सेपरेट रहने लग जाऊंगा। और या तो वो उनकी हेल्थ के बारे में बड़ी फिक्रमंद हो जाते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? रिकरेंट एक्सेसिव डिस्ट्रेस व्हेन एंटिसिपेटिंग और एक्सपीरियंसिंग सेपरेशन फ्रॉम होम। उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होने लग जाती है जब वो घर से अलग हो जाते हैं, और वो अपनी चीज़ें उन में लूजिंग मेजर अटैचमेंट फिगर्स। जब उनके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं जो उनको प्यारे होते हैं, उनसे उनसे वो उनको डर लगा रहता है कि मैं उनको खो ना दूँ। और उनको ये भी डर लगता है कि मुझे मुझे कोई मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जाए जो उनको कोई इंसिडेंट ना हो जाए, कोई उनको उनके लिए अच्छा ना हो, उनके माँ बाप ना मर जाए, उनके स्पाउस की डेथ ना हो जाए, उनके बच्चे अलग ना हो जाए, वो खुद ना गुम हो जाए, इस तरह के जो है ना उनको ये डायग्नोस करने का तरीका है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अच्छा। और वो बाहर निकलने से मना कर देते हैं, बाहर नहीं जाते, और अकेले भी रहने नहीं चाहते अपने किसी की पसंदीदा शख्सियत के साथ। और अकेले सो भी नहीं सकते, अकेले किसी रूम में भी नहीं जा सकते, उनको नाइट मेयर्स आ जाती हैं अगर वो इन्वॉल्विंग द थीम ऑफ सेपरेशन। उनको नाइट मेयर में भी सेपरेशन के उस पर ही आते हैं कि मैं सेपरेट हो जाऊँगा, इस तरह की उनको से फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। क्या फिजिकल सिम्टम्स होते हैं? हेडेक्स आती हैं, स्टमक पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ आ जाती हैं, नोजिया आने लग जाता है। एटलीस्ट 4 वीक्स तक ये रहता है बच्चों में, और टिपिकली 6 मंथ्स में तक रहता है बड़ों में।
और फिर ये सारी बात है, फिर सोशल लाइफ में, एकेडमिक लाइफ और लाइफ में भी जो है ना इनका ये फिर असरअंदाज होता है। और किसी अपने ट्रस्टेड इंसान के बगैर वो बाहर नहीं जाते। क्या है, डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर सच एज रिफ्यूजिंग टू लीव होम बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेजिस्टेंस टू चेंज इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आगे सिलेक्टिव म्यूटिज्म, इसमें सिलेक्टिव म्यूटिज्म में ये होता है कि जो इन ज़्यादातर बच्चों में होता है कि वो कि किसी और, वैसे तो वो बड़ा सही बोलते हैं, उनको कोई मतलब कि बोलने का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो फिर सोशली जो इंटरेक्ट होते हैं लोगों के सामने, फिर वो बोलते नहीं है, वो बोलते ही नहीं, अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं देते ज़्यादातर, जैसे कि इस क्लासरूम में या स्कूल में फिर उनको मसले मसले पेश आते हैं। और ये जो है ना इसको ये भी रिसर्चर्स ने बिलीव किया कि जो सिलेक्टिव म्यूटिज्म है वो अर्ली वर्जन है किसका, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का। अभी सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें म्यूटिज्म, म्यूट हो जाता है, मतलब म्यूट, बच्चा बोलता ही नहीं है किसी के सामने अपने, जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, जो जिनको वो जो सोशली जिनको वो नहीं जानता उनके सामने नहीं बोलता, ना लाफ करता है ना कुछ भी नहीं करता। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है इसका, फेलियर टू स्पीक इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन, कुछ सोशल सिचुएशन में जो बोलता नहीं है, जैसे कि स्कूल हो गया, फिर क्लासरूम में उसकी एजुकेशन लाइफ में फिर मसला होता है, फिर वर्क स्पेस में मसला होता है, ऑक्यूपेशनल लाइफ में। द ड्यूरेशन ऑफ डिस्टर्बेंस इज एटलीस्ट 1 मंथ, 1 मंथ के लिए जो है ना होता है डायग्नोस करना, उनके डायग्नोस करने के लिए ये देखना कि कम से कम 1 महीना हुआ है कि नहीं हुआ। ये उनको ये नहीं होता कि उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, लेकिन उनको पता सब कुछ होता है, लेकिन वो जो है ना अवॉइड करते हैं सोशल अपनी सिचुएशन, सोशल सोशल ऐसे सिचुएशन में वो बोलना अपन नहीं पसंद करते। और इनको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बोलते नहीं हैं। आगे आ गया स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया, फोबियाज का तो आपको पता होगा, किसी को किसी चीज़ से, पानी से फोबिया होता है, किसी के कैस्ट्रोफोबिया के अकेले लिफ्ट में नहीं जाऊंगा मैं, बंद जगहों से उसको डर लगता है। तो इसमें अब फोबिया क्या है, एक डिसअप्रोप्रिएट फियर है जो कि किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से हो जाता है। किसी को स्विमिंग का फोबिया होता है कि स्विमिंग नहीं कर सकते, मैं अंडर वाटर नहीं जा सकता, किसी को हाइट का फोबिया होता है, डिफरेंट फोबियाज होते हैं। आगे है द नेम्स ऑफ दीज फियर्स कंसिस्ट ऑफ अ ग्रीक वर्ड, ये एक एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। फिर ग्रीक वर्ड है फॉर द फियर ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस फॉलोड बाय द सफिक्स फोबिया। आगे डायग्नोस करने का तरीका क्या है, एनजाइटी होने लग जाती है किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के लिए, हाइट्स के ऊपर या स्नेक्स के ऊपर, या स्विमिंग कर मैं अंडर वाटर नहीं जा सकता, मुझे हाइट से डर लगता है, इस तरह के जो फोबियाज होते हैं। और ये जो है ना इस तरह की सिचुएशन जब उनके सामने आती है तो उनको फ़ौरन से एंजाइटी होने लग जाती है, डर लगने लग जाता है, और वो ऐसी सिचुएशन को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। ये तकरीबन आप उनको डायग्नोस करने के लिए तकरीबन उनको अगर 6 महीने तक 6 महीने आप उनको डायग्नोस, 6 महीने ज़्यादा रहती है, लास्टिंग फॉर 6 मंथ्स और मोर, 6 महीने या उससे ज़्यादा रहती है। और ये आपकी फिर सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ में डिस्ट्रेस जो है ना वो पैदा करती है। और ये किसी और मेंटल, द डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय द सिम्टम्स ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर, किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, इंक्लूडिंग फियर, एंजाइटी एंड अवॉइडेंस ऑफ सिचुएशंस, ये सारा। आगे स्पेसिफाई क्या किया जाए, कि स्पेसिफाई किया जाए किस टाइप का फोबिया है, क्या उसको हाइट का फोबिया, क्या उसको एनिमल्स का फोबिया, या किसी ब्लड का फोबिया, किस चीज़ का फोबिया। फोबिया की जो टाइप्स हैं वो हमने पढ़ी हुई है ना। आगे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जो मैंने आपको पहले किया था कि हम लोग सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आगे पढ़ेंगे, तो वो ये है। इसमें क्या होता है कि सोशल सिचुएशन से उसको डर लगता है, किसी को भी इंसान को जो कि इस बीमारी से शिकार होता है, वो सोशली अपने इर्द गिर्द ज़्यादातर लोगों में बैठना पसंद नहीं करता। एक तो इंट्रोवर्ट होता है, लेकिन इनको डर लगता है, वो इंट्रोवर्ट नहीं होता है ये, इनको डर लगने लग जाता है, फिर इनको एनजाइटी होने लग जाती है ऐसी सिचुएशंस में आकर। फॉर एग्जांपल वो जो है ना पब्लिकली स्पीक बोल नहीं सकते, उनको बड़ा डर लगता है, किसी ज़्यादा बड़ी मीटिंग्स में नहीं बैठ सकते, लोगों से, नए लोगों से नहीं मिल सकते, किसी बंदे को जिसकी कोई अथॉरिटी होती है उसको वो जो है ना उससे नहीं बात कर सकते। वो सोचते हैं कि हम लोग इनके सामने बिहेव करेंगे, कोई एम्बैरेसिंग वे हो जाए, कोई एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, वो उनको पसीने आने लग जाते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाते हैं, जब वो उनके ब्लश करने लग जाते हैं या स्वेट करने लग जाते हैं लोगों के सामने, हत्ता कि वो खा भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, हत्ता कि वो पब्लिक जो वॉशरूम्स होते हैं वो तक नहीं यूज़ कर सकते।
वर्चुअली भी कोई एक्टिविटी हो तो फिर भी वो भी उनको एक्सट्रीम एंजाइटी डालती है। और वो इस तरह की जो जॉब्स हैं ना वो अवॉइड करते हैं जिसमें उनको ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट करना पड़े। इस वजह से जो है ना उनको फिर उनकी उनकी वर्क स्पेस लाइफ में भी जो है ना ऑक्यूपेशनल लाइफ में भी उनको मसले होते हैं। फिर वो ऐसी जॉब्स इंतखाब करते हैं जिन जो उनके टैलेंट के मुताबिक टैलेंट से भी कम होती हैं, फिर भी वो उनको जो है ना करते हैं। डायग्नोज करने का तरीका क्या, एनजाइटी होने लग जाती है सोशल सिचुएशन में बैठ के। फिर आगे क्या है, उनके एक्ट करने का तरीका शो करता है कि इनको एनजाइटी हो रही है लोगों के सामने बैठ के। और फिर लोग उसको नेगेटिवली एवेल्युएट करेंगे, समझेंगे कि वो ह्यूमिलेट या एम्बैरसिंग उनके लिए सिचुएशन हो जाएगी। ये सोशल सिचुएशन उनको हमेशा एनजाइटी देती है। तो सोशल सिचुएशंस आर अवॉइडेड और एंड्यूर्ड विद इंटेंस फियर या उससे एनजाइटी से वो अवॉइड करते हैं। तो ये इतनी हो जाती है कि वो सोशल सिचुएशन अवॉइड करने लग जाते हैं। तक 6 महीने या उससे ज़्यादा जो है ना लास्ट करती है, फिर आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और ये इनकी सोशल लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में, सब में इनके ख़राबियाँ पेश पैदा करती हैं। किसी फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स नहीं होते इसमें, किसी मेडिसिन का कोई इसका ताल्लुक नहीं होता। ये वैसे ही इनके अंदर एनजाइटी आने लग जाती है। ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर के साथ एक्सप्लेन नहीं होती। आगे आ रहा है, while diagnosing we need to specify if it is performance only, कि पब्लिक में बोलते हुए ही होता है या नहीं। और ड्यूरेशन अगर हम लोग उसको डायग्नोज करें तो ये देखें तकरीबन उसको 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस बीमारी को, तो फिर हम लोग उसको डायग्नोज कर सकते हैं। एग्रोफोबिया अब आ गया। एग्रोफोबिया क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना वो जैसे पब्लिकली बाहर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी न्यू ईयर है, न्यू ईयर के लिए सेलिब्रेशंस के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन वो यार 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए जैसे बाहर जाते हैं लोग, रोड्स पर निकलते हैं, तो वो ओपन स्पेसेस होती हैं, ओपन स्पेसेस में लेकिन वो क्राउडेड होते हैं एरिया 14 अगस्त वाले दिन। देखें कितने क्राउड्स होते हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ों को ना बड़ा अवॉइड करते हैं, उनको डर लगता है ऐसी चीज़ों से, उनके घुटन होने लग जाती है, एम्बेरसमेंट फील करने लग जाते हैं, एनजाइटी होने लग जाती है। वो हद तक कि ग्रॉसरी लेने नहीं जाते, मॉल्स में नहीं जाते, अकेले कहीं उन्होंने जाना हो वो अकेले नहीं जाते, अपने दोस्त के साथ जाते हैं, किसी के साथ भी जाते हैं। अकेले नहीं घर छोड़ सकते वो लोग। ज़्यादातर ये टॉय ज़्यादातर औरतों में पाया जाता है और ज़्यादातर जो गरीब लोग होते हैं उनमें पाया जाता है। और इसमें उनको एक्सट्रीम और सडन पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं डर की वजह से, जब जब भी वो किसी पब्लिक प्लेस में एंटर होते हैं। पब्लिक प्लेस में आप हम ग्रॉसरीज का भी कर सकते हैं जिक्र, जैसे ग्रॉसरी मॉल या स्टोर्स या मस्जिद वगैरह में भी या चर्च वगैरह में भी। टू टू जिसको जो इंडिविजुअल है इसमें दो डायग्नोज करने के तरीके हैं इसमें। एक तो एग्रोफोबिया होगा कि वो क्राउडेड स्पेसेस में नहीं जाएगा, पब्लिक प्लेसेस विद क्राउड, ठीक है। और वो पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक उसमें आने लग जाएंगे। डायग्नोज करने का क्या तरीका है, दो से ज़्यादा इसमें आने चाहिए सिम्टम्स। और वो सिम्टम्स क्या हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में नहीं वो बैठ सकते, ठीक है, ओपन स्पेसेस में नहीं जा सकते। जब ओपन स्पेसेस में जाते हैं तो उनको कैसे डर लगता है, या किसी अनक्लोज स्पेस जैसे कि लिफ्ट वगैरह में नहीं जा सकते, उनको घुटन होने लग जाती है। या जैसे कि जिसमें लिफ्ट में जिसमें लोग हैं ज़्यादा, या बसेस जिसमें लोग हों, जिसमें अगर वो खाली होंगे फिर नहीं वो लोग उनको घुटन होती। स्टैंडिंग इन लाइंग और बीइंग इन क्राउड और बीइंग आउटसाइड द होम अलोन, और घर से बाहर अकेले नहीं जा सकते। वही चीज़ें मैंने बार बार बता दी। और ज़्यादातर ये फिर एनजाइटी और फियर पैदा करती है। और वो जब भी निकलते हैं बाहर तो वो कहते हैं कि हमारे साथ कोई कंपेनियन जाए, हमारे साथ कोई जाए, हम लोग फिर जाएंगे। 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो फिर आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। if another medical condition, inflammatory bowel disease या Parkinson's disease is present, the fear, anxiety और avoidance is clearly excessive। जब ये डिजीज पैदा होते हैं तो फिर जो है ना ये ज़्यादा ज़्यादा होता है फिर ये। आगे, एग्रोफोबिया इज डायग्नोज्ड ऑफ irrespective of the presence of panic disorder if an individual presentation meet criteria for panic disorder and agoraphobia, both diagnosis should be assigned। अगर पैनिक डिसऑर्डर और एग्रोफोबिया है तो उसको जो है ना एग्रोफोबिया ही कहा जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।